हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परसेंटेज सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 10। अभी तक हमने 9 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और लेक्चर नंबर 10 में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या, वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एक स्टूडेंट को इनको सिलेक्ट करने में और समझने में दिक्कत आती है कि इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो मैं आज आपको बेसिक्स सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि कौन सी एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक वार्म अप क्वेश्चन कराना चाहता हूं। चलिए पहले उसे देखते हैं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। मतलब किसी इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जितने भी टोटल वोटर्स थे उसमें से 5% ने वोट नहीं डाला है। 5% कितना होता है? 5% होता है दोस्तों 1/20। तो अगर मैं मान लो टोटल वोटर्स को x, तो जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है ना, वोटर्स 5% ने कास्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो फिर बाकी के जो बचे हुए वोटर्स हैं 1/20 और बाकी के बच गए 19/20। 1 - 1/20 मतलब 19/20। तो इन लोगों ने तो वोट किया है ना, तो वोट्स कास्टेड, जिन लोगों ने वोट डाला है वो कितने हैं? 19/20 है टोटल वोट्स में से, एक्स में से। ठीक है, फिर बोल रहा है 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी ईदर इनवैलिड और ऑफ नोटा। मतलब 10% वोट जो है वो क्या पाए गए हैं? अमान्य पाए गए हैं। ठीक है, तो 10% कितना होता है? 1/10 होता है। अब फिर से 10% वोट्स हटाने हैं, तो 10% वोट्स अमान्य माने गए हैं, तो बाकी के जो 1/10 में से गया 9/10 जो वोट्स हैं, बाकी के जो 9/10 वोट्स हैं वो तो भाई वैलिड है ना। तो वैलिड वोट्स फिर अपने पास कितने आ जाएंगे दोस्तों? ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका 9/10, तो 9/10 इंटू 19/20x। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया? वैलिड वोट्स निकल के आ गए, वैध वोट्स निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वॉन द इलेक्शन बाय 17,271 वोट्स। मतलब जो विनर है उसको 60% वोट मिले हैं, जितने भी वोट्स पड़े हैं किसमें से? इसमें से। ये वैलिड वोट्स हैं, इतने वोट्स डाले गए हैं, तो इन सब में से 60% विनर को मिले हैं, 40% लूजर को मिले हैं। जब 60% विनर को मिले हैं, 40% लूजर को मिले हैं, उस केस में 20% का मार्जिन आ रहा है दोनों में। विनर को मिले हैं 60%, लूजर को मिले हैं 40%। तो भाई दोनों में मार्जिन कितने का आ रहा है? 20% का मार्जिन आ रहा है। गैप जो है दोनों में 20% का आ रहा है। और वही कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो 20% का गैप है वो 17,271 के बराबर है। ये कैसे? आप खुद ही पढ़ लो ना, इसमें लिखा है 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से जीत हासिल की। इतने वोटों से जीता, तो दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 20% है। तो मतलब इस वैलिड वोट्स का 20%, तो यहां पे 1 इनवैलिड वोट्स का 20%, 19/20x। 20% कितना होता है दोस्तों? 1/5 होता है। ये किसके बराबर दे रखा है? 17,271 वोट्स के बराबर आपको दे रखा है। समझे? ये सब किसके बराबर दे रखा है आपको? 17,271 वोट्स के बराबर दे रखा है। तो बस अब क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं इस इक्वेशन को एक और बार लिख सकता हूं, 9/10 इंटू 19/20 इंटू 1/5 इंटू एक्स इक्वल टू 17,271। अब तो इसको सॉल्व करना है। बस देखिए 19 की टेबल से चला जाएगा, या 9 की टेबल से, हाँ 19 की टेबल से चला जाएगा ये। तो ये देखिए क्या होता है, 19 9 जा 171 होता है, तो 171 बच गया एक, फिर 171 आ रहा है तो 0 लगाएंगे, 909 हो गया ये। ठीक है बेटा, तो 9 को काटेंगे 909 से, कितना आ जाएगा सर? 101 आ जाएगा। बचा कितना? x इक्वल टू
ये 20 पंजे 100 इंटू 10,000, 1000 इंटू 101 करना है, तो ये कितना आ गया 101,000। है कोई ऑप्शन? जी हाँ सर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, तो चलिए हम वेन डायग्राम के बारे में सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसमें कौन से टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स ये है, मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश ये है, दोनों के कॉमन ये है, दोनों का फेल ये है। तो यार देखो, इन सबको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यार देखो, मान लो अगर हमारे पास एक डाइस है, पासा, डाइस है, पासा है। एक पासे में कितनी साइड्स होती हैं? एक पासा फेंकेंगे तो 6 अलग अलग तरीके के नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। सही बात है सर। अब देखो यार, बात समझो कि ये जो पूरा का पूरा बक्सा है ना, ये पूरा जो बॉक्स है, ये बताता है इन 6 वैल्यूज को, मतलब ये टोटल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, पूरा का पूरा बॉक्स। अब अगर इसमें मान लो एक सेट लिखूं मैं ए, विषम संख्याओं का, ऑड नंबर्स का, तो वो लिख दिया मैंने 135। दूसरा सेट लू मैं बी, वो इवन नंबर्स का, सम संख्याओं का, 2 4 6 का, तो वो हो गया 2 4 6। तो दो इसमें सेट बन गए, तो उसके लिए दो बॉक्स बना लेंगे। ए का मतलब क्या है? पूरी की पूरा ए, टोटल ए की वैल्यूज। तो ये देखो, ये पूरा ए का बॉक्स है। देखो ये पूरा ए का बॉक्स है, ऐसे मान सकते हो इस वाले को। ये पूरा ए का सर्कल हो जाएगा, और दूसरा सर्कल बी का बनाना है, तो ये पूरा बी का सर्कल है। अब यहां पे सबसे पहले अपन समझते हैं ए एंड बी में कॉमन कौन सी चीज होती है। देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये। तो भाई इसे कहते हैं ए उल्टा यू है, ये उल्टा यू इसे कहते हैं बेटा अंग्रेजी भाषा में इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो आएगा ए एंड बी बोथ, दोनों ए एंड बी में, तो वो हो जाएगा ये कॉमन वाला हिस्सा। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में आया ओनली ए, मतलब ऐसा क्वेश्चन में कह देता है पास हुआ मैथमेटिक्स में, केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट, तो ओनली ए ओनली बी ऐसी बात करेगा, ओनली ए सिर्फ ए और सिर्फ बी ऐसी बात करेगा। तो ओनली ए का क्या मतलब होता है? देखो, ये वाला पोर्शन भी हटा दो और कॉमन वाला भी हटा दो, तो इतना जो बच गया, ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये हिस्सा हो गया आपका ओनली ए। आई बात समझ? ठीक है सर, ओनली ए। फिर ओनली बी क्या हो गया? तो अब बात ही समझ में आ गई, तो फिर बात ही खत्म। तो फिर देखो, ये हो जाएगा ओनली बी, ये हो जाएगा ओनली बी। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। अब कह देगा कि भाई 50% मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 20% इंग्लिश में पास हुए हैं, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। मतलब ना तो मैथ में पास, ना ही इंग्लिश में पास। तो फिर दोनों में फेल होने वाली जो चीज है वो क्या है? देखो, ना तो मैथ लेना है, ना ही इंग्लिश लेना है, तो इन दोनों को खाली छोड़ दिया। जो बाद बाकी का बचा हुआ है, ये जो वैल्यू बताता है, ये बताता है इन दोनों का हटा के, ना तो मैथ में पास, ना ही इंग्लिश में पास, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, नीदर ए नॉर बी, वो वाला हिस्सा हो गया ये। ठीक है। अब एक और चीज बचती है कि ए एंड बी दोनों, ए एंड बी बोथ, और उसके साथ साथ मतलब या तो ए या फिर बी, इस टाइप से कुछ कहेगा, तो ये ए यूनियन बी होता है। देखो क्या होता है, ये ए यूनियन बी। अब मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं। देखिए, इस वेन डायग्राम में एक थ्योरम होती है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और डायग्राम के बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा। देखो, एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है? देखो, एन ए का मतलब क्या हो गया? ए वाला पूरा, तो ए वाला पूरा हो गया, ये रहा पूरा ए वाला, इसमें पूरा ए आ रहा है। एन बी का मतलब क्या हो गया? बी वाला पूरा, तो देखो ये बी वाला पूरा आ रहा है। अब आप अगर नोटिस करो तो भाई, जो कॉमन वाला पार्ट है ये वाला, ये इसमें भी आ जा रहा है,
और कॉमन वाला पार्ट इसमें भी आ जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन वाले पार्ट को सिर्फ एक बार लेना है। तो हम 2 बार कॉमन वाला पार्ट आ रहा है तो एक बार इसको घटा देंगे। अब कॉमन वाले पार्ट को लिखते क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी या बोथ ए एंड बी। तो ये कॉमन वाला पार्ट हमने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया और इन दोनों को जोड़ा था। समझ में आ गया डेफिनेशन? बिल्कुल। तो जब हम ऐसा करेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पूरा मिल जाएगा। ये क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है एन ए यूनियन बी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल को दोस्तों, इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात कर रहा है कि ए एंड बी दो सेट है आपके पास कुछ नंबर्स के। ए वाले में 24 संख्याएं हैं, बी वाले में 22 संख्याएं हैं। तो एन ए दे रखा है 24, एन बी दे रखा है 22। बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। देखिए बोथ ए एंड बी, इन दोनों में कितना है बेटा, 8 है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 8। पूछ रहा है फाइंड करना है एन ए यूनियन बी। तो देखो भाई, अगर मैं डायग्राम में इसको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, ध्यान देना। एन ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले लिखना होता है, तो इसको लिख लो बीच वाले पार्ट में 8। आ गई बात समझ? बिल्कुल आ गई सर। अब निकालना है, देखिए एन ए 24 कह रहा है, अगर आपने यहां पे ऐसे डायरेक्टली 24 लिख दिया, एन बी 22 कह रहा है, यहां पे आपने डायरेक्टली ऐसे 22 लिख दिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों गलत। अब ये गलत क्यों होगा, सिंपल सी बात है यार। देखो ए वाला जो सर्कल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वाला सर्कल कौन सा है, तो ए वाला सर्कल तो ये पूरा है ना। तो इसमें तो आप देख रहे हो कि 24 और 8 32 एलिमेंट्स आ रहे, लेकिन एक्चुअल में तो 24 है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, देखो ये वाला तो है गलत। मैं इसको दोबारा बनाता हूं जिससे आप नोट्स में जब इसे बनाओ तो गलती भी आपको पता रहे कि ये चीज हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम कॉमन वाला लिख लेंगे, ये हमारा ए का बॉक्स है, ये बी का बॉक्स है, कॉमन वाला हो गया 8। अब आपको क्या करना है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है 24, उसमें से 8 घटा के लिखोगे, 24 माइनस 8, तो ये आ गया 16। बी के कितने एलिमेंट्स है 22, तो इसमें से 8 घटा के लिखोगे तो ये आ जाएगा 14। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली। अब अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी निकालना था। ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा होता है। तो देखो इसमें ए में कितने हैं, इधर वाले पोर्शन में 16 है, इसमें 8 है और इधर कितने हैं 14। 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 24 होते हैं, 24 और 14 कितने होते हैं 38। तो 38 आ गया आंसर। और हमने जो इक्वेशन सीखी थी वो क्या थी, वो थी एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसके थ्रू निकाल लूं तो फिर कितना आएगा, एन ए दे रखा है 24, एन बी दे रखा है 22 और ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 8, ये भी आएगा 38। तो आप डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हो या फिर इक्वेशन के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। डायग्राम आपको ज्यादा फील देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ये और दे रखा था, इसको भी देख लेते हैं, एन ए माइनस बी। अब एन ए माइनस बी का क्या माजरा है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो। ए कितना है, ये है, इसमें से बी को हटाना है, तो ये कॉमन वाले को हटाना है। तो देखो ये है ए, इधर वाले को देख लो, ये तो गलत था, ये ए है, इसमें से ये बी वाले को, कॉमन वाले को हटाना है, पूरे बी को हटाना है। तो केवल ए की बात कर रहा है, ओनली ए, सिर्फ ए। तो ओनली ए है ये वाला पोर्शन, मैंने दिखाया था ना पीछे। तो आंसर कितना आ गया 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और फिर बी माइनस ए मतलब ओनली बी, तो सिर्फ बी में कितने हैं 14, तो आंसर आ गया 14। चलिए अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछता है पहले हम उसे देखते हैं और समझते हैं इस वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश। किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए। तो एक हो गया अंग्रेजी, तो एन ई की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे अंग्रेजी की वैल्यू दे रहा है, ई की कितना दे रहा है 80। और 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो एन एम मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स पास हुए 85%। फिर बोल रहा है 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, तो दोनों में मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इंग्लिश एंड मैथ दोनों, तो वो 73% कैंडिडेट्स हैं। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स,
तो देखो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, या तो इंग्लिश में या फिर मैथ में पास हुआ, एन ई यूनियन एम, पहले ये निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 80 प्लस 85 माइनस 73। ई वाला जो और मैथ वाला जोड़ो माइनस इंटरसेक्शन वाला एक बार घटा दो, ई वाला जोड़ो मैथ वाला जोड़ो माइनस इंटरसेक्शन वाला घटा दो, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? देखो 85 में से 73 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 12, ये आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा बेटा? 92%। सब कुछ परसेंटेज में दे रखा था, ठीक है, 92% आ गया। अब ये क्या आया है? ये तो आया है या इंग्लिश में पास या फिर मैथ में पास, है ना? पास्ड इन इंग्लिश और पास्ड इन मैथ, ये आया है, और पास्ड इन बोथ। इंग्लिश में पास या फिर मैथ में पास या फिर दोनों में पास, इसका ये मतलब है, समझ गए? पास्ड इन इंग्लिश या पास्ड इन मैथ या पास्ड इन बोथ। पूछ रहा है फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो वो कैसे निकालते हैं? ध्यान रखिए, एन मतलब फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा भाई? सिंपल सी बात है कि सर जब 92% इंग्लिश में पास हो रहे हैं या मैथ में पास हो रहे हैं या दोनों में पास हो जा रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे बच्चे बचे ना जो कि दोनों में फेल हो रहे हैं, मतलब 8% बच्चे बचे, तो 100 में से 92% घटा दिया तो आंसर आ गया 8%। 8% ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो कि दोनों में फेल हो रहे हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा खास है? छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो समूह का कौन सा परसेंटेज दोनों भाषाएं बोल सकता है? देखो यार, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? वो इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं, तो एन ई यूनियन एच बराबर एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। अब एक और बार रिवाइज करवा देता हूं जिससे दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए कि ये क्या है, या तो इंग्लिश बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या दोनों बोलने वाले। ये क्या है? इंग्लिश बोलने वाले, ये क्या है? हिंदी बोलने वाले, और ये क्या है? दोनों को बोलने वाले, कॉमन इंटरसेक्शन वाली चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखो 70% कैन स्पीक इंग्लिश, इसकी वैल्यू दे रखी है 70। 65% कैन स्पीक हिंदी, इसकी वैल्यू दे रखी है 65। लेकिन क्या आपको यह दे रखा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो दोनों बोल सकते हैं? नहीं दे रखा, वो तो पूछा है हमसे। तो देखिए, हमें ना तो ये मालूम है और ना ही ये पता है, तो हमें क्या करना होगा? पहले इनको निकालना होगा। ये कैसे निकाला जाएगा? देखिए 27% स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, 27% लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल तो सकते हैं लेकिन इंग्लिश और हिंदी में से नहीं बोल सकते। तो देखो, अगर आप 100 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा? 100 में से 20 गए 80, और 100 में से 7 गए 73, 73% बच जाएंगे। तो 73% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि या तो इंग्लिश बोल सकते हैं या हिंदी बोल सकते हैं या उन दोनों को भी बोल सकते हैं, ये वो वाले बच्चे हैं। तो मतलब ये क्या आ गया निकल के? ये निकल के आ गया एन ई यूनियन एच। तो एन ई यूनियन एच ये आ गया 73, और माइनस का एन ई इंटरसेक्शन एच कर देंगे, तो आपको यही निकालना था ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। देखिए बोथ की जहां पे भी बात करें वो ये इंटरसेक्शन वाला हो जाता है, तो ये निकालना था। देखिए निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एच बराबर 70 प्लस 65 हो गया बेटा 5, 7 और 6 13 माइनस 73। 5 में से 3 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 62%। 62% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन, एक इक्वेशन लिखनी है बस, उसी से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अब ये है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं भाई। देखो, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथमेटिक्स में पास हुए, लेकिन 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो भाई इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी एन इंग्लिश
यूनियन मैथ बराबर n इंग्लिश प्लस n मैथ माइनस n इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, पास इन बोथ। ये क्या होता है, पास इन इंग्लिश। ये क्या होता है, पास इन मैथ। और ये क्या होता है, पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। पास इन एनी सब्जेक्ट, इसको एनी सब्जेक्ट लिखते हैं, किसी में भी पास हुए हैं, या तो इंग्लिश या मैथ या दोनों में। आपको क्या दे रखा है, 70% इंग्लिश में पास हुए ये दे रखा है, 80% मैथ में पास हुए ये वाला दे रखा है। पास इन बोथ पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है। चलो देखते हैं, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो भाई देखो, अगर आप निकालोगे पास इन एनी सब्जेक्ट तो वो कैसे निकालते हैं, 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए, तो फिर बाकी के बचे हुए बच्चे क्या होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट में किसी ना किसी में पास हुए हैं, है ना। पास इन एनी सब्जेक्ट, तो 100 माइनस 10 मतलब 90। आई बात समझ, बिल्कुल आ गई। तो देखो ये हो गया 90 बराबर इंग्लिश में पास 70, मैथ में पास 80 माइनस पास इन बोथ एन ई इंटरसेक्शन एम। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा निकल के 70 और 80 कितना होता है 150 माइनस 90 करेंगे 60 आएगा। 60% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, बोथ सब्जेक्ट्स, पास इन बोथ, पास इन बोथ। ये होगा 60% बच्चे, 60% बच्चे, बहुत ही बढ़िया सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ। हमें दे रखा है कि ये जो 60% बच्चे हैं ये 144 के बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पूछ रहा है। तो भाई 60% बच्चे 144 के बराबर हैं, तो फिर इसको यहां लेके चलते हैं, 60% 144 के बराबर है, तो 1% हो जाएंगे 144/60, और 100% बच्चे होते हैं टोटल, तो 100% हो जाएगा 144/60 इंटू 100। बस क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना जाएगा भाई, 20 से काटोगे तो 5 बार में, 20 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 48 पंजे होता है 240। तो 240 बच्चे टोटल स्ट्रेंथ है पूरे के पूरे क्लास की। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। 53% कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। If 40% failed in both the subjects, तो देखो ये फेल की बात कर रहा है, तो हम फेल के लिए इक्वेशन लगा देंगे। तो हमें पता है कि n साइंस यूनियन मैथ बराबर होता है एन एस प्लस एन एम माइनस एन एस इंटरसेक्शन एम। तो अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फेल इन एनी सब्जेक्ट, ये बता रहा है फेल इन साइंस, ये बता रहा है फेल इन मैथ, और ये बता रहा है फेल इन बोथ, दोनों में फेल होने वाले बच्चे। आई बात समझ, बिल्कुल आ गई सर, अब तो दिमाग में बैठ चुकी है ये पूरी की पूरी बात, ठीक है ना। यस, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। 53% फेल्ड इन साइंस, 48% फेल्ड इन मैथ। फेल इन साइंस है 53, 48% फेल्ड इन मैथ है 48, और 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो बोथ मतलब ये वाली चीज दे रहा है, तो ये 40 हो गया। तो कितना आ जाएगा भाई, 48 में से 40 गए 8, 53 और 8 होता है 61। तो 61% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, फेल इन एनी, सॉरी दोनों में फेल हुए, फेल इन एनी, है ना, या तो साइंस में फेल हुए या मैथ में फेल हुए या दोनों में ही फेल हुए, इस तरीके की चीज। तो बोल रहा है व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो भाई फेल होने वाले 61 है, तो पास इन बोथ कितना हो जाएगा, आपको आंसर ऑलरेडी पता ही चल गया है, पास इन बोथ हो जाएगा, ये तो फेल है 100 माइनस 61, आंसर कितना आएगा मेरे भाई 39%। क्लियर, 39% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से लेके चलता हूं आपका अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें क्या खास है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखाता हूं। देखने में तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही भयंकर लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, एक बार लैंग्वेज को बस समझना है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यार, एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 20% 22 के पास
एग्रीकल्चरल लैंड है, 18% के पास मोबाइल फोन है उसी गांव में, और 1600 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, एग्रीकल्चर लैंड एंड मोबाइल फोन बोथ, है ना, दोनों है। तो भाई हमें तो पता था कि एग्रीकल्चरल लैंड को ऐसे लिख लेना है NA बराबर 22%। हमें यह भी पता था कि मोबाइल फोन को ऐसे लिख लेना है NM बराबर 18%। अब हम तो यहाँ पे ये लिखते थे कि दोनों वह है, मतलब NA इंटरसेक्शन में, तो उसको परसेंटेज में लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दे ही नहीं रखा है, यहाँ पे तो 1600 फैमिलीज बोला है जिनके पास दोनों है। तो भाई इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, चलो कुछ और देखते हैं। 68% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, नीदर ओन एग्रीकल्चरल लैंड नॉर मोबाइल फोन। अब आप लोग एक चीज समझो, देखो अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ये इस बॉक्स के अंदर अपन दो सर्कल बना लेते हैं, एक ये और एक ये, समझे? देखो थोड़ा बड़े बना लेते हैं, ऐसा और ऐसा। चलिए अब मेरे भाई एक चीज समझना, ये जो चीज है मैंने आपको बोला था ओनली ए, मतलब ओनली एग्रीकल्चरल लैंड है। ये क्या है? ओनली एग्रीकल्चरल लैंड, ओनली एग्रीकल्चरल लैंड। ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है बोथ, ये वाली चीज है बोथ, समझे? बिल्कुल समझ में आ गया। और ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है ओनली मोबाइल फोन, ओनली मोबाइल। आई बात समझ आ गई? और ये क्या है? या तो एग्रीकल्चरल लैंड, या दोनों, या मोबाइल फोन, या दोनों, ये पूरा का पूरा दोनों सर्कल का एरिया। तो बाकी का जो बच गया ये वाला, ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये जो है ये क्या चीज है? ना तो एग्रीकल्चरल लैंड ना ही मोबाइल फोन। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये कितना दे रखा है आपको? 68% दे रखा है। आई बात समझ? जी हाँ, ना तो एग्रीकल्चरल ना मोबाइल फोन, 68% दे रखा है। तो फिर अगर ये बाकी का स्पेस खाली वाला 68% है, तो फिर ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 32%। 100 में से 68 घटाएंगे तो ये क्या है? पूरा का पूरा मिला के ये है या तो एग्रीकल्चर या मोबाइल फोन या दोनों, मतलब ए यूनियन एम। मैंने बताया था ना, देखो शुरुआत में, ये देखो एक बार ग्राफ रिवाइज करो ये वाला, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये अकेला है ओनली ए, ये है अकेला ओनली बी। और ये क्या है? ये है नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, वो है चीज। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब अपन को ये पता पड़ गया कि एन ए यूनियन एम की वैल्यू कितनी है, वो तो आ गई 32% आ गई। समझे भाई? बिल्कुल समझ गए सर। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूले में रखो, इसको निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम अगले पेज पे लगाते हैं। एन ए यूनियन एम बराबर होता है एन ए प्लस एन एम माइनस एन ए इंटरसेक्शन एम। अब ये दे रखा है 32%, एग्रीकल्चरल लैंड दे रखा है 22, मोबाइल फोन दे रखा है 18, और एन ए इंटरसेक्शन एम यहां से निकल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। तो एन ए इंटरसेक्शन एम कितना आ जाएगा दोस्त? एन ए इंटरसेक्शन एम आ जाएगा 22 प्लस 18 40 माइनस 32 8%। अब ये क्या आ गया? ये आ गया बोथ, ये आ गया बोथ। तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि जो 1600 परिवार हैं उनके पास दोनों है बोथ, और हमारा भी ये क्या आ गया? बोथ आ गया। तो भाई 8% है 1600 के बराबर। वो पूछ रहा है टोटल कितने परिवार है गांव में, तो भाई टोटल परिवार कितने आ जाएंगे? देखो 8% 1600 है, तो 1% हो गया 1600 अपॉन 8, और टोटल परिवार के लिए करना पड़ेगा 100%, तो 100% हो जाएगा 1600 अपॉन 8 इंटू 100। 8 से जाएगा 200 बार में, 200 इंटू 100 आ गया 20,000। टोटल 20,000 परिवार है, हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। एक और क्वेश्चन करवाइए जिससे और थोड़ा अच्छा हो जाए। तो देखो भाई, अगर करवाते हैं, एक और करवाते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या कह रखा है, 54% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन साइंस, 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 42% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो गए, और 32% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, और एक इनके बाहर सर्कल आ जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको मान लीजिए आप साइंस का, इसको आप मान लीजिए मैथ का। 54% ऐसे हैं जो कैंडिडेट साइंस में पास हुए, 42% फेल हैं, 32% फेल हैं। तो हमें साइंस का भी फेल निकालना पड़ेगा। अब 54% पास हो रहे हैं साइंस में, पास इन साइंस 54% है, तो फिर फेल इन साइंस कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, फेल इन साइंस हो जाएगा 100 माइनस 54 मतलब 46%। तो 46% साइंस के बारे में दे रखा है, तो ये आ गया एन एस आ गया 46%। फिर 42% फेल है मैथ में, तो मैथ वाला हो जाएगा 42%, समझे? और फिर क्या हो गया, 32% फेल है दोनों में, तो भाई एन एस इंटरसेक्शन एम, अब ये तो डायरेक्टली हो जाएगा फॉर्मूले से 32%, तो हमें इसमें डायग्राम की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अभी ये तो भाई फेल 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 वाला है, तो हम निकाल लेते हैं फेल इन एनी सब्जेक्ट, मतलब फेल इन साइंस या फिर फेल इन मैथ या फिर फेल इन बोथ। तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एन एस यूनियन एम बराबर कितना हो जाएगा, एन एस मतलब 46, एन एम मतलब 42 माइनस एन इंटरसेक्शन एम मतलब 32। तो 42 में से 32 गए 10, ये आ गया 56। 56% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि या तो साइंस में पास है या मैथ में पास है या दोनों में पास है। अब क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, सॉरी फेल है, माफ कीजिएगा, ये फेल वाला आया है ना, क्योंकि ये फेल था, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट्स दोनों में पास हो जाएंगे? तो भाई ये तो आ गए फेल, तो पास वाले कितने हो जाएंगे, पास स्टूडेंट्स के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, 100 माइनस 56, मतलब 56% क्या आया, अगर डायग्राम में दिखाऊं तो ये है पूरा 56%, ये है 56%, 56% है ये। पूछ रहा है अब ये क्या है कि दोनों में फेल होने वाले, पूछ रहा है दोनों में पास होने वाले, तो पास होने वाले तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 56 मतलब 44%। 44% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका सी। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन है क्या? जी हाँ, एक क्वेश्चन और है, इसे और देखते हैं। 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी, देखिए आ गया ना, स्पीक्स इंग्लिश ओनली, इसी की तो वेट कर रहे थे बस जब से। तो देखो भाई इसका एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। इसका यूज कर लेता हूं, चलिए देखो भाई 40% स्टूडेंट्स 45% सॉरी हिंदी बोलते हैं और 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इसको मान लो हिंदी का, इसको मान लो इंग्लिश का, तो केवल अंग्रेजी वाले क्या हो गया, केवल अंग्रेजी तो हो गया ये, तो ये कितने हैं, 40% है, 40% केवल अंग्रेजी और 45% हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी का सर्कल तो ये पूरा है, तो ये पूरा का पूरा 45 है। ठीक है, तो अभी आप इसको मत लिखो, यहां पे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ दोनों भाषाओं की बोलने वाले कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो दोनों को बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों भाषाओं को बोलने वाला मतलब ये बॉक्स, और दोनों भाषाओं को ना बोलने वाला मतलब ये बाकी का जो पूरा है, इसका और इसका प्रतिशत समान है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए, अगर आपने ये माना x प्रतिशत, तो ये पूरे के पूरे बॉक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x प्रतिशत हो जाएगी। हाँ या ना, बात तो एकदम सही है, पते की है। अब एक चीज और देखिए, इसमें बोला 80 छात्रों की कक्षा में बोल रहा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा सोचो, देखो 40% ये आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल आ गया 40% ये, और 45% ये है पूरा, बोलो, बोला है ना 45% हिंदी बोलते, तो ये पूरा 45% है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 45% को 40% में जोड़ा, ये पूरा का पूरा 45% है, ऐसे लिख लो, ये पूरा क्या है 45%। तो आप ही मुझे बताओ, अगर मैं इस 45 को और इस बाद बाकी के सिर्फ इतने 40 को जोड़ दूं, तो क्या मुझे हिंदी और इंग्लिश H यूनियन E ये वाली चीज मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, क्योंकि अगर इसको जोड़ते हैं तो इस पूरा शेडेड रीजन का वैल्यू यही होता है, तो NH यूनियन E कितना मिल जाएगा,
45 प्लस 40 बोले तो 85%। हाँ या ना? क्या बात है सर, एकदम पते की बात कही आपने। तो मतलब 85% स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। इस पूरे की वैल्यू 85% है। और आपको पता है कि अगर मैं 100 में से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा। ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स। तो फिर नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश वाले बच्चे हो जाएंगे 100 माइनस 85 मतलब 15%। तो हमारी इसकी वैल्यू 15% आ गई। मतलब x की वैल्यू 15% आ गई। जी हाँ दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 15%। और x क्या है? x ये तो है ही है, उसके साथ ही ये भी है ना, जो दोनों बोल सकते हैं। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाले बच्चे कितने प्रतिशत हो गए? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाले बच्चे हो गए 15%। तो इस x की वैल्यू भी 15% हो गई। तो यहां पे मैं 15 लिख देता हूं x की जगह। क्या लिख देता हूं? यहां पे x की जगह 15 लिख देता हूं। यहां पे 15। देखो, अगर मैं यहां पे 15% लिखूंगा तो अब आप ही मुझे बताओ कि ये हिंदी वाला पूरा का पूरा 45 था भाई, ये 15 कर दिया तो ये बाद बाकी का ओनली हिंदी कितना बचा? ओनली हिंदी बचा सर 30%। जी हाँ, ओनली हिंदी कितना बच गया? 30% बच गया सर। और उसने यही पूछा था कि ओनली हिंदी वाले कितने हैं। अगर भाई हमें वैल्यू निकालनी है तो 80 टोटल बच्चे हैं और ओनली हिंदी वाले 30% हैं। तो बता दीजिए भाई, ओनली हिंदी वाले कितने हो जाएंगे? बच्चे कितने हो जाएंगे? आपको 80 का 30% निकालना है तो ये निकालना है 30% ऑफ 80। तो 30/100 इंटू 80 कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 8 दिए 24 होता है। तो आंसर आ गया आपका 24। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाना है। थोड़ा सा एक बार और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको देने की कोशिश की है, इससे आप किसी ना किसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आराम से बना लोगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है आपका ये वाला। इसी के बेसिस पे आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ किया है यूज, तो सिर्फ इसी फॉर्मूले का किया है। इस फॉर्मूले पे आप अपनी कमांड बनाइए एक बार और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट से बताइए, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और अगली वीडियो में। 1 से 2 लेक्चर अभी और आने हैं। परसेंटेज सीरीज फिर हो जाएगी एकदम पूरी तरीके से फिनिश। द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड, सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक है और सबसे पहले हमें इसी को सीखना होता है। ठीक है, तो आपको जो भी फील हो इसको जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन हो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।